राम राम सभी को। उत्तर भारत के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये सारे जो कुछ भी आपके सामने बोर्ड पर है, इनको मैं पॉइंट वाइज आपको नोट्स बनवा कर लिखवाऊँगा। पहले जो मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप उसको आसानी से सरल भाषा में समझ लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है, स्लोप, वो पूरब की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। इस बात का पता हमें कैसे चलता है? जो प्रायद्वीपीय भारत में नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं वो पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। वेस्टर्न घाट से निकलने वाली रिवर्स ईस्ट की ओर बहती हैं। जैसे सपोज़ कीजिए भारत है, इस तरह से भारत है और ये नीचे का हिस्सा है, इसका दक्षिणी भारत है, तो जो इसका ढलान है वो कुछ इस तरह से है। मतलब पश्चिम से नदियाँ निकलती हैं और पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। इसको आप इस डायग्राम की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। ये वेस्टर्न घाट है, जो इस साइड का हिस्सा है वो वेस्टर्न घाट है, और जो इस साइड का हिस्सा है ये ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट के तट पर आपका एक प्रमुख शहर है चेन्नई, और वेस्टर्न घाट के तट पर आपका प्रमुख शहर है मुंबई। पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र का प्रमुख शहर मुंबई है और पूर्वी घाट पर तमिलनाडु का प्रमुख शहर चेन्नई। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वास्तव में कोई पहाड़ या पर्वत ना होकर एक भ्रंश कगार हैं। कगार समझ पा रहे हैं आप क्या होता है? ये देखिए, ये यहाँ से जो स्लोप नीचे की तरफ उतर रहा है, इसको बोलते हैं कगार। ये कगार कैसे बना? हमने आपको बताया था कि भारत और अफ्रीका महाद्वीप पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब प्लेटों में वलन पड़ने के पश्चात वो एक दूसरे से टूटकर अलग हुए, तब इस कगार का निर्माण हुआ। भारत का महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख शहर मुंबई इस कगार पर स्थित है, समुद्र तटीय कगार पर स्थित है। वास्तव में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की ऊंचाई कितनी है, ये आप किस तरह से जान सकते हैं? जब आप मुंबई में खड़े होकर देखेंगे, मुंबई में अगर आप खड़े हैं, तो पश्चिमी घाट आपको वास्तव में बहुत ऊंचा दिखाई देगा, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीप भारत का उठा हुआ हिस्सा है, ऊपर की तरफ उठा हुआ हिस्सा है। जब आप तट पर खड़े होकर देखेंगे तो पश्चिमी घाट आपको वास्तव में एक पहाड़ की तरह, एक पर्वत की तरह दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इस प्रायद्वीपीय पठार में कहीं बीच में खड़े हैं, तो क्या पश्चिमी भाग आपको एक पहाड़ की तरह दिखाई देगा या उतना ऊंचा दिखाई देगा जितना मुंबई से आपको दिखाई दे रहा है? जवाब है नहीं। ये एक स्लोप की तरह रहेगा आपके दिमाग में। लेकिन जब आप मुंबई से इसे देखते हैं, मुंबई शहर से अगर आप इस तरफ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा चढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीपीय भारत उठा हुआ है। वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का ढाल ही पश्चिम से पूर्व की तरफ है। जब ये अफ्रीकन प्लेट से भारत अलग हुआ तो इस कगार का निर्माण हुआ। पश्चिमी तट पर मुंबई और पूर्वी तट पर चेन्नई। पूर्वी तट की ऊंचाई उतनी अधिक नहीं है जितनी कि पश्चिमी तट की ऊंचाई है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ढाल नीचे की तरफ है, मतलब पूर्व की तरफ है। इसलिए पूर्वी तट की ऊंचाई उतनी नहीं है जितनी पश्चिमी तट की ऊंचाई है। आप देख रहे हैं कि जो नदियां पश्चिमी तट के पास से निकलती हैं वो ईस्ट में प्रवाहित होती हैं, इस साइड स्लोप होने की वजह से, और ईस्ट में बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं और अपना जल गिरा देती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पश्चिमी घाट से नदियां निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं और किस तरह से प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूरब की तरफ है। पश्चिमी घाट का विस्तार नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर, यहाँ देख रहे हैं आप, नर्मदा नदी अपना मुहाना बनाती है गल्फ ऑफ खंबात में। खंबात की खाड़ी है ये। गल्फ ऑफ खंबात में नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर
और दक्षिण में केप कैमोरिन तक है। पश्चिमी घाट का विस्तार नर्मदा नदी क्या बोला क्या मैंने, तापी नदी, माफ़ कीजिए, तापी नदी, तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में केप कैमोरिन तक है। केप का मतलब होता है छोर, किसी भी प्रायद्वीप का जो छोर होता है उसे केप बोला जाता है। इसे कन्याकुमारी भी बोला जाता है। कन्याकुमारी को ही केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। जैसे इतिहास में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में, केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोम्यू डियाज ने खोज की थी केप ऑफ गुड होप की अफ्रीका महाद्वीप में, तो वो उसका सबसे दक्षिणी साउथ मोस्ट पॉइंट है। इसे केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। भारत में इसे केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। अब आप इसको पॉइंट बनाकर लिखते जाइए। पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत में स्थित दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत में स्थित दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और अगर सिर्फ भारत की बात की जाए, जो पर्वत श्रेणी सिर्फ भारत में स्थित है, उसमें पहले नंबर पर आती है। क्यों? क्योंकि हिमालय का विस्तार भारत के अलावा दूसरे देशों में भी है। हिमालय का विस्तार भारत के अलावा चाइना, नेपाल, भूटान, इन सारे देशों में भी है। इसलिए अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो पश्चिमी घाट भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। समझ पाए आप मेरी बात? उम्मीद है कि आप डिफरेंस कर पा रहे होंगे दोनों में। ये है सौराष्ट्र का क्षेत्र, गुजरात का जो क्षेत्र है सौराष्ट्र। ये गल्फ ऑफ खंबात है, ये गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात में नर्मदा और तापी नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं। ये कच्छ की खाड़ी, ये वाला जो क्षेत्र है इसे रन ऑफ कच्छ बोला जाता है। कच्छ एक प्रदेश है गुजरात में, कच्छ के नाम पर यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ पड़ा। और ये खंबात की खाड़ी और रन ऑफ कच्छ के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है गुजरात का, इसे बोला जाता है सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र क्षेत्र में 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं, 1, 2, 3। मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और गिर पहाड़ी। मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी और गिर पहाड़ी। एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, छोटी छोटी पहाड़ियों का नाम दिया जाता है और छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम पर उस राज्य का नाम पूछा जाता है जहाँ पर ये स्थित हैं। जैसे पूर्वी घाट में बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम हैं। ये पहाड़ियाँ गुजरात में हैं। इन्हीं पहाड़ियों के नाम इनमें से मिक्स करके बोल देगा कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी गुजरात में स्थित है, या फिर निम्न में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर फॉर्म कर दिए जाते हैं, बहुत ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं गिर पहाड़ी की। गिर पहाड़ी की खास बात क्या है? यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। मैं टाइगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लायंस की बात कर रहा हूँ। एशियाई शेर पाए जाते हैं जिन्हें बब्बर शेर भी बोला जाता है। भारत में, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में जो शेर पाए जाते हैं वो सिर्फ गिर के वनों में या गिर के जंगलों में ही पाए जाते हैं, गिर पहाड़ियों पर। ऐसा क्यों? गिर की पहाड़ियों पर ही सिर्फ एशियाई शेर क्यों पाए जाते हैं? वास्तव में जो शेर पाए जाने की परिस्थितियाँ या जहाँ पहले शेर पाए जाते थे वो एशिया की स्थिति नहीं थी। एशिया में शेर नहीं पाए जाते थे, शेर पाए जाते थे अफ्रीकन महाद्वीप में। जब प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ तो सौराष्ट्र क्षेत्र में जो शेर थे पहले से वो अफ्रीकन महाद्वीप से अलग हो गए। जिस तरह से प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है, इसी प्रायद्वीपीय भारत के पठार के साथ सौराष्ट्र से क्षेत्र के शेर भी
अपने साथियों से अलग हो गए और इस क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में समाहित हो गए। समझ पाए आप? तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इधर ये शेर एशिया में सिर्फ गुजरात के गिर में ही क्यों पाए जाते हैं। गुजरात की 3 पहाड़ियों के बाद पश्चिमी घाट जो एक विस्तृत सतत श्रृंखला है, विस्तृत सतत श्रृंखला का मतलब क्या है कि ये लगातार है, इसमें कहीं बीच में कोई 1-2 से ज़्यादा गैप नहीं है, लगातार श्रृंखला है ये पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री की, अगर महाराष्ट्र की बात करें, उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कलसूबाई चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई चोटी है जो महाराष्ट्र में स्थित है, पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद महाबलेश्वर चोटी भी महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तरी सह्याद्री में कलसूबाई चोटी जो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, महाबलेश्वर चोटी भी पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, कुदेरमुख चोटी, पश्चिमी घाट में कुदेरमुख चोटी कर्नाटक में स्थित है। कुदेरमुख या कुद्रेमुख चोटी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की एक और चोटी है जिसे ब्रह्मगिरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक की एक और चोटी जिसे ब्रह्मगिरी के नाम से जाना जाता है। ये सारी हम वेस्टर्न घाट की पर्वत चोटियों की बात कर रहे हैं। जो पश्चिमी घाट की पर्वत चोटियाँ हैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं अभी। कलसूबाई चोटी महाराष्ट्र, महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र, कुद्रेमुख चोटी कर्नाटक, ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक। इसके बाद जब ब्रह्मगिरी चोटी से नीचे की तरफ आते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ रह गई, महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये देखिए महाबलेश्वर चोटी है और ये कृष्णा नदी प्रवाहित हो रही है और पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व की ओर क्यों प्रवाहित होती है हमने आपको पहले ही समझा दिया, ढाल प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पूर्व की ओर है, तो कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है या बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सह्याद्री पर्वत से गोदावरी नदी भी निकलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गोदावरी नदी भी सह्याद्री पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद कर्नाटक में कावेरी नदी ब्रह्मगिरी चोटी से निकलकर कर्नाटक से होती हुई तमिलनाडु में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी या पर्वत चोटी से निकलकर कर्नाटक से बहती हुई तमिलनाडु में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कावेरी नदी जल विवाद एक बहुत लंबे समय से जल विवाद चल रहा है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा है। आपस में राज्य सरकारें कावेरी नदी के जल को लेकर हमेशा लड़ती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनका डिसीजन आना है, केस चल रहा है लगातार। ब्रह्मगिरी चोटी के नीचे जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। पर्वतीय गांठ क्या होता है? जहां पर कई सारे पर्वत एक साथ आकर मिलते हैं। जैसे एक पर्वत इधर से आया, एक नीचे से आया और जिस जगह आकर मिलेंगे वहां एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। इसे मिलन बिंदु भी बोला जाता है। ठीक है, पर्वतों का मिलन बिंदु भी बोला जाता है। तो यहाँ नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत को पर्वतों का मिलन बिंदु भी कहा जाता है। किस किस पर्वत का मिलन बिंदु कहा जाता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है नीलगिरी पर्वत गांठ को।
नीलगिरी पर्वत में नीलगिरी घाट को पर्वतों का पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा या डोडा बेल्टा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रमुख पर्यटन स्थल उडगमंडलम या ऊटी। उडगमंगलम, उडगमंडलम या ऊटी। प्रमुख पर्यटन स्थल उडगमंडलम या ऊटी नीलगिरी पर्वत में तमिलनाडु में स्थित है। प्रमुख पर्यटन स्थल उडगमंडलम या ऊटी नीलगिरी पर्वत पर तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पर्वत के नीचे एक गैप आता है और उस गैप के बाद एक और पर्वत श्रेणी शुरू होती है और ये पर्वत श्रेणियाँ के नीचे भी 3 पर्वतों का मिलन बिंदु है। यहाँ पर एक और पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। ये आप देख रहे हैं कि 3 पर्वत, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ और एक उत्तर पूर्व की तरफ। यहाँ पर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। इस पर्वतीय गांठ को बोलते हैं अनाईमुडी पर्वतीय गांठ। अनाईमुडी पर्वतीय गांठ पर 3 पर्वतों का मिलन बिंदु कहलाता है। नीलगिरी के दक्षिण में और अनाईमुडी पर्वतीय गांठ के उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है, नीलगिरी के दक्षिण में और अनाईमुडी पर्वत गांठ के उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है उसे हम बोलते हैं अनाईमलाई की पहाड़ियाँ। अनाईमलाई की पहाड़ियाँ। अनाईमलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी पर्वत चोटी है। अनाईमलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी पर्वत चोटी है, जो दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अनाईमलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी पर्वत चोटी है। अनाईमुडी गांठ के नाम पर ही इसका नाम अनाईमुडी पर्वत चोटी है, जो दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद डोडा बेटा, जो नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी के बाद डोडा बेटा, जो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से कौन कौन सी 3 पहाड़ियाँ निकल रही हैं? अनाईमुडी गांठ के उत्तर में अनाईमलाई पहाड़ियाँ हैं। इसके दक्षिण में इलायची या कार्डामम पहाड़ियाँ हैं। अनाईमुडी गांठ के उत्तर में अनाईमलाई पहाड़ियाँ, इसके दक्षिण में इलायची या कार्डामम पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की तरफ पालनी पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्व की तरफ पालनी पहाड़ियाँ हैं। आपसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से पूछा जाता है कि अनाईमुडी पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, या फिर अनाईमलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो 3-4 राज्यों के नाम दिए जाएंगे। किस तरह से नाम दिए जाएंगे? जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इस तरह के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कैसे कैसे? एक ऑप्शन बनाया जाएगा आपके सामने कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। दूसरा ऑप्शन आपके सामने बनाया जाएगा केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तीसरा ऑप्शन बनाया जाएगा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और चौथा ऑप्शन बनाया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनका विस्तार राज्यों में है। जो अनाईमलाई की पहाड़ियाँ हैं, अनाईमलाई की पहाड़ियों का विस्तार केरला और तमिलनाडु, मुख्य रूप से केरला और तमिलनाडु में है। अनाईमलाई पहाड़ियों का विस्तार केरला और तमिलनाडु में है। इसी तरह इलायची पहाड़ियाँ भी केरला और तमिलनाडु दोनों में विस्तृत हैं। एक तरह से जो केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाती हैं
वो यही दोनों पहाड़ियाँ बनाती हैं, अनाईमलाई पहाड़ियाँ और इलायची पहाड़ियाँ या कार्डामम पहाड़ियाँ। ये केरला और तमिलनाडु की सीमा बनाती हैं, तो ये दोनों की सीमा पर स्थित हैं। लेकिन पालनी पहाड़ियाँ जो हैं ये पूरी तरह से तमिलनाडु में स्थित हैं। समझ पाए आप? पालनी पहाड़ियाँ पूरी तरह से तमिलनाडु में स्थित हैं, जबकि अनाईमलाई पहाड़ियाँ और कार्डामम पहाड़ियाँ केरला और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। ये थी आपकी पश्चिमी घाट की प्रमुख पर्वत चोटियाँ। अब पश्चिमी घाट पर जगह जगह पर दर्रे पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पर जगह जगह पर दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे क्या होते हैं ये हमने आपको हिमालय में भी बताया था। पहाड़ों को पार करने के लिए प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से रास्ते प्रदान कर दिए हैं। पहाड़ों के बीच में से प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से रास्ते प्रदान किए हैं। इसको किसी आदमी ने काट कर नहीं बनाया है, ये प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से प्रदान किए हैं, जिन्हें सड़कों और रेलों के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में जोड़ दिया गया है। सड़कों और रेलों के माध्यम से इन दर्रों से आवागमन के लिए जोड़ दिया गया है। तो कुछ प्रमुख दर्रे लिख लीजिए, पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख दर्रे। सबसे पहले थालघाट दर्रा, पहला हेडिंग डालिए थालघाट दर्रा। पहला हेडिंग डालिए थालघाट दर्रा या थालघाट पास। थालघाट दर्रा कहाँ से कहाँ तक का रास्ता प्रदान करता है? थालघाट दर्रा मुंबई से, ये तट पर मुंबई स्थित है, मुंबई से नागपुर का रास्ता प्रदान करता है। थालघाट दर्रा मुंबई से नागपुर का रास्ता प्रदान करता है। अगर आपको मुंबई से नागपुर जाना है तो आप थालघाट दर्रे से होकर ही जाएंगे। नंबर 2 है भोरघाट। थालघाट दर्रे के बाद नंबर 2 है भोरघाट। मुंबई से अगर आप पुणे जाना चाहते हैं, मुंबई से अगर आप पुणे जाना चाहते हैं तो आप जाएंगे भोरघाट दर्रे से होकर। ये आ गया भोरघाट दर्रे, ये है भोरघाट। स्वाभाविक सी बात है, जहां आपको रास्ता छोटा मिलेगा आप उसी साइड से जाना पसंद करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मुंबई से कोलकाता जाने के लिए, पश्चिम बंगाल में मुंबई से कोलकाता जाने के लिए आप किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, बताइए, थालघाट दर्रे का या भोरघाट दर्रे का? आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत में जाने के लिए उत्तर में थालघाट दर्रा है, तो ऑब्वियसली थालघाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। थालघाट पास का प्रयोग करेंगे आप मुंबई से नागपुर जाने के लिए या फिर आगे कोलकाता जाने के लिए। इसका अर्थ है कि अगर आप मुंबई से उत्तर भारत के किसी भी राज्य में जाना चाहते हैं तो आप थालघाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। दक्षिण में आना चाहते हैं तो आप भोरघाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। तो मुंबई से नागपुर थालघाट, मुंबई से पुणे भोरघाट। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी याद कर सकते हैं, था, ना और भोपू। बस ये आपको याद रखना है कि ये दोनों दर्रे मुंबई से ही निकलते हैं। थालघाट दर्रा नागपुर, भोरघाट दर्रा पुणे। और कहाँ से निकलते हैं? मुंबई से निकलते हैं। उसके बाद तीसरे दर्रे का नाम है आपका पालघाट दर्रा। तीसरा है आपका पालघाट। पालघाट दर्रा नीलगिरी पर्वत श्रेणी और अनाईमलाई पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में, अनाईमलाई के उत्तर में, अर्थात नीलगिरी और अनाईमलाई पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है आपका पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा आपको कोच्चि से कोयम्बटूर का रास्ता प्रदान करता है। कोच्चि से कोयम्बटूर का रास्ता प्रदान करता है पालघाट दर्रा। और उसके बाद फोर्थ आप लिखेंगे शेनकोट्टे। शेनकोट्टे गैप या शेनकोट्टे दर्रा, इसे यूजुअली शेनकोट्टे गैप के नाम से जाना जाता है।
सबसे दक्षिण में जो स्थित है ये है आपका शेनकोट्टे दर्रा। शेनकोट्टे दर्रा। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? कार्डामम या इलायची पहाड़ी। और सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? शेनकोट्टे गैप या शेनकोट्टे दर्रा। शेनकोट्टे गैप केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ये केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु के प्राचीन शहर मदुरई जाने का रास्ता प्रदान करता है। तमिलनाडु का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? मदुरई। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु के प्राचीन शहर मदुरई का रास्ता प्रदान करता है आपका शेनकोट्टे गैप। तो प्रमुख रूप से आपके 4 दर्रे थे पश्चिमी घाट में, और चारों दर्रों के बारे में आपने पढ़ लिया। सबसे पहले थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा और सबसे लास्ट में शेनकोट्टे गैप। यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट पूरी तरह से समाप्त होता है। अब बात करेंगे पूर्वी घाट की। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए पूर्वी घाट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।